नमस्कार। सुनाई दे रहा है आपको? नमस्कार। काजी निजामुद्दीन जी, सुखविंदर डानी जी, श्री राजेश लिलोटिया जी, श्री जगत सिंह जी, श्री सुभाष चोपड़ा जी, श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्ता भाई बहन, मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, मेरे भाई जो यहाँ मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, आप सबको इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, चुनाव चल रहे हैं, ये राजधानी है देश की, केंद्र है देश का, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से गिना जाता है। हर प्रदेश से पलायन करके यहां लोग आते हैं। मैं आज देख रही थी, अपने घर में 4 लोग काम करते हैं। एक इटावा के हैं, एक मध्य प्रदेश के हैं, एक गढ़वाली हैं, एक तमिलनाडु की हैं। तो मेरे ही एक घर में 4 जने हैं जो दूर से पलायन करके यहाँ दिल्ली आए हैं, इस आशा को लेकर, इस उम्मीद को लेकर के उनका भविष्य बनेगा। और उसी तरह से लाखों लोग यहाँ आए अलग अलग शहरों से, ये उम्मीद लेकर कि यहाँ हमें रोजगार मिलेगा, हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी जिंदगी को मजबूत बनाएं। और जो यहाँ के सदियों से जो यहाँ के परिवार हैं, जो दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली का इतिहास देखा, ये देखा कि सदियों से ये देश का केंद्र रहा है, देश की राजधानी रही है। तो आपने इस देश के लिए एक तरह से एक मिसाल बने आप, ये शहर एक मिसाल बना। यहां कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, आप संघर्ष करते रहे। चाहे शहर हो, गांव हो, प्रदेश हो, देश हो, उसको मजबूत रखने वाला उसकी जनता होती है, उसको बनाने वाले उसके मजदूर, उसके किसान, उसकी गरीब जनता होती है। और हमारा देश तो बना ही ऐसे था। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो आपके परिवार के बुजुर्गों ने उसमें शामिल होकर इस देश को स्वतंत्र किया। शायद आपको भी एहसास नहीं होगा कि ये देश एक किसानों का देश है, ये देश किसानों ने बनाया है, इस देश की जनता ने बनाया है। आज भी इस देश की सुरक्षा कौन करता है? किसान के बेटे करते हैं। तो ये देश आपका है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, बनाया आप ही ने है, आपके बुजुर्गों ने बनाया है। और ये देश आगे भी अगर मजबूत रहेगा तो आप ही के हाथों को मजबूत करके ही ये देश मजबूत रहेगा और शक्तिमान रहेगा। अगर आपको नकारा जाएगा, इस देश की जनता को दुर्बल बनाया जाएगा, तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी मजबूत नहीं बन सकता। देखिए, मैंने चुनाव की बात की, अब सब आते हैं आपके सामने, चुनाव के समय प्रचार करते हैं। भाजपा के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, सबकी बातें आप सुनते हैं, सब अपनी बात आपको बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी बात कौन कर रहा है? जो आपकी बात है, जो आपके जीवन का संघर्ष है, वो कोई समझ रहा है, कोई पहचान रहा है? आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन रात काम करते हैं। मैं जानती हूं, मैं भी इस शहर में पूरी उम्र रही हूं, खूब घूमी हूं। यहाँ सीमापुरी में भी मैं काम करती थी, एक आश्रम था यहाँ लेप्रेसी कॉलोनी के पास, कुछ समय के लिए मैंने वहां भी काम किया। और मैंने देखा वहां लाइन लगाते थे लेप्रेसी कॉलोनी के लोग दवा के लिए। वहां एक डिस्पेंसरी होती थी, मुफ्त में दवा देते थे। हाँ, निर्मल हृदय शायद, अब याद नहीं है मुझे नाम, काफी समय हो गया। तो खूब घूमी हूं मैंने, पूरा शहर देखा है, समझी हूं यहाँ का जीवन क्या है, आपका जीवन कैसा है, आपके संघर्ष क्या है। और आज मेरे ख्याल से
बहुत बढ़ गए हैं आपके संघर्ष। आप दिन रात मेहनत करते हो, चाहे आप अपनी छोटी दुकान संभालते हो या छोटा बिजनेस करते हो या मजदूरी करते हो या ओला उबर या डिलीवरी में काम करते हो या फिर किसी के घर में काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो। मेहनत करने के बावजूद आज ये परिस्थितियां हैं कि चाहे परिवार के 2-3 सदस्य भी काम कर रहे हैं फिर भी काफी नहीं है, फिर भी आप इतना कमा नहीं पा रहे हो कि आप सब संतुष्ट रहें और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। हर चीज पर जीएसटी डाल रखी है सरकार ने, हर चीज महंगी हो गई है। मेरी बहनें, बच्चे सुबह उठते हैं, आप स्कूल के लिए तैयार करती हो, जो वर्दी पहन रहे हैं उस पे जीएसटी है, मोजे पहन रहे हैं उस पे जीएसटी है, जूते पहना रही हैं उस पे जीएसटी है, ये शॉल आप पहनी है इस पे जीएसटी है, आपकी साड़ी पे जीएसटी है, आपकी बिंदी पे जीएसटी है। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फीस भरना मुश्किल हो गया है, पुस्तकों पे जीएसटी है, पेंसिल पे, पेन पे जीएसटी है। तो हर तरफ से महंगाई महंगाई दिख रही है आपको। पेट्रोल डीजल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। कल संसद में बजट की बात हुई, चर्चा हुई, महंगाई की एक बात नहीं की, एक बात नहीं की। 1 घंटे का भाषण दिया, सब टैक्स पढ़ाई, ये करेंगे वो करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, एक लफ्ज नहीं बोला उस पे। आपकी परिस्थिति क्या है और सरकार क्या कर रही है? आपने कहा कि राजीव गांधी जी आए थे जब यहां हैजा हुआ था, प्रधानमंत्री थे उस समय। 10 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कभी आए हैं? कभी देखा है आपने अपनी आंखों से उनको? उस समय हैजा हुआ, आपके प्रधानमंत्री आ गए आपकी गलियों में। देखिए, कोई खास बात नहीं है, मेरे पिताजी हैं, अच्छा लगता है सुनकर कि आए, लेकिन खास बात नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। प्रधानमंत्री का फर्ज है कि वो आए। वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मेरे पिता, मैंने देखा गांव में जाते थे, डांट खाते थे महिलाओं से कि हमारी सड़क नहीं बनाई है आपने, बना दो 6 महीने में, हमने आपको 2 बार कह दिया है। डांट खाते थे, चुप रहते थे। मैं बच्ची थी, मैं सोचती थी कि अरे पिताजी को डांट रही है ये, तो मैं पूछा एक बार कि आप तो डांट खा रहे हैं, तो कहा हाँ, क्योंकि मैं तो इन्हीं की सेवा करता हूं, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये सड़क बननी चाहिए। और मुझे समझाया, और पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटी समझ लो कि ये देश लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता सर्वोपरि होती है। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम जनता के लिए काम करें। अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगर जनता हमें डांटेगी तो ये सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जनता जागरूक है, इसका मतलब है कि जनता समझ रही है कि उसका हक क्या है, उसका अधिकार है। आज डांट के देखो मोदी जी को, जेल में डाल देंगे। अरे उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाओगे तो जेल में डाल देंगे। मैंने तो देखा है ना, यूपी में कुछ महिलाएं थी, शिक्षा मित्र थी, वो पढ़ाती थी बच्चों को, वेतन कम हो गया, वेतन के लिए वो प्रदर्शन कर रही थी, उनको पीटा, उनके हाथ तोड़े, उनकी टांगें तोड़ी, उन पे केस लगा दिए, देशद्रोही वाले केस, रासुका कानून वाले केस कि तुम देशद्रोही हो, क्यों? अपना हक मांग रही हो इसलिए। आज का ये जमाना है, लेकिन ये इस देश की फितरत नहीं है, मत भूलिए। ये देश कोई साधारण देश नहीं है। मैंने स्वतंत्रता संग्राम की बात की, कैसे हासिल हुई स्वतंत्रता हमें। सबसे बड़ा आंदोलन था इस दुनिया में और सबसे अनोखा आंदोलन था सत्याग्रह, मतलब सत्य पर आधारित आंदोलन था, समानता पर आधारित आंदोलन था, हिंसा नहीं थी इसमें हर देशवासी ने अपनी भूमिका जताई, सब शामिल हुए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति के हो, महिला हो, पुरुष हो, सब शामिल हुए, सब ने ये स्वतंत्रता हासिल की। उस समय ये मोदी जी की विचारधारा के लोग कहां थे?
सब अंग्रेजों की खुशामद कर रहे थे। कोई चिट्ठी लिख रहा था जेल से, हमें छुड़वा दीजिए, हम आपकी जो आप कहेंगे हम करेंगे, आपके गुलाम हैं। कोई सहायता कर रहा था अंग्रेजों की, लड़ नहीं रहे थे आपकी आजादी के लिए, इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये इस देश की फितरत समझ नहीं पा रहे हैं, ये इस देश की जनता को नकारे जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन इस देश की जनता जाग जाएगी, जिस दिन समझ जाएगी कि उसके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है, ये नहीं टिक पाएंगे। तो मैं यहां खड़ी किस लिए हूं? आपको समझाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये जो संविधान है, हम संविधान 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 क्यों कहते हैं। ये रही किताब, सिर्फ किताब नहीं है, ये रक्षा कवच है आपका। इसमें आपके अधिकार हैं, इसमें आपका सम्मान है। इसने अधिकार दिया है आपको वोट का। आपको, मोदी जी को, मुझको, इन सब नेताओं को समान अधिकार दिया है। आपका वोट, हमारा वोट समान है। इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र है कि आप और हम एक जैसे हैं, समान हैं। कोई बड़ा नहीं है इस देश में, कोई प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है, कोई प्रधानमंत्री आप पे एहसान नहीं करता आपके दरवाजे तक पहुंचने के लिए। आप एहसान करते हो उस पे, उसको मंच पर चढ़ाते हो, उसको सत्ता देते हो, उसको पद देते हो। और जो ये भूल जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसको सबक सिखाना आपका अधिकार है, आपका हक है। ये है लोकतंत्र, ये है ये संविधान, ये आपको आरक्षण देता है। अगर आप कमजोर है, ये आपकी सहायता करता है, ये आपको शिक्षा का अधिकार देता है, ये आपको मजबूत बनाता है। इसको कभी मत भूलिए, इसकी रक्षा आपके हाथों में है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं इस संविधान को सुरक्षित रखो। ये संविधान आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि आप सुरक्षित नहीं हैं। ये मेरी बहनें जो जॉब के लिए जाती हैं, घर से बाहर जाती हैं, शाम को घर आने के लिए डरती हैं, घबराती हैं। अपराध बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। मेहनत कितनी भी करो, काफी क्यों नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इससे समाज में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते अरे प्रधानमंत्री दरवाजे तक आएगा, ये तो छोड़िए, आपकी तरफ नजर भी नहीं डालते हैं। बड़े बड़े वादे किए केजरीवाल जी ने, इनकी राजनीति कहां से उभरी ये सोचिए। इनकी राजनीति उभरी इस बात से कि हम ईमानदार हैं, ये सब चोर हैं। सबसे पहले जो भी ऐसा कहता है ना, उससे सावधान रहो हमेशा। देखो क्या हुआ, ईमानदारी के आधार पर आए, उभरे, सबको बोला कि हम ईमानदार हैं। फिर क्या हुआ, शराब का घोटाला हुआ, सबको समझ में आ गई बातें। मोदी जी ने क्या कहा, हम ईमानदार हैं, ये कांग्रेस वाले सब चोर हैं। वाह वाह वाह, बड़ी ईमानदारी दिखाई है इन्होंने 10 सालों में। देश की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी को पकड़ा दी। आज आपकी बिजली की बिल महंगी आती है कि नहीं आती है? बिजली की बिल महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि सारी बिजली इस देश के अडानी जी के हाथों में है। उनको मुफ्त जमीन, हवाई अड्डे देश के, कोयले के खदान, पेट्रोलियम, सब कुछ इन दोनों लोगों को पकड़ा दिया है। जहां से आपको रोजगार मिलता था, जहां से स्थायी नौकरी मिलती थी, पेंशन मिलता था पुराना, सब खत्म कर दिया, सब इनको पकड़ा दिया। और चाहे केजरीवाल जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, वो सब इन बड़े उद्योगपतियों के गुलाम हैं। आप देखिए, लैटरल एंट्री की बात कौन करता है? ठेके पे काम हो रहे हैं सारे इन बड़ी बड़ी कंपनियों में भी। सरकारी नौकरियां एक जमाने में सब चाहते थे, दिल्ली आते थे इस वजह से कि कहीं हमारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी होगी, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी, अच्छा पेंशन मिलेगा, जब रिटायर होंगे तब भी हम सही सलामत रहेंगे। आज वो भी गारंटी नहीं है। आप जहां भी नौकरी ले लें, आज आपको उतनी भी गारंटी नहीं है।
सरकारी पद 25,000 खाली पड़े हैं, इन्होंने भरे नहीं है। बेरोजगारी आज चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है। आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो। आज ऐसा जमाना नहीं है कि आप सोचते हो कि ठीक है बच्चे बड़े होंगे काम में लगा देंगे। नहीं, आप सब चाहते हो कि जो संघर्ष आपने देखा है आपके बच्चे ना देखें। आप सब चाहते हो कि आपके बच्चे बड़े होंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, कोई अच्छा कारोबार करेंगे और फिर आपकी भी देखभाल करेंगे। यही तो चाहते हैं, सारे माँ बाप यही चाहते हैं। लेकिन आज आप ये भी नहीं कह सकते अपने बच्चों को कि भाई हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम डिग्री लेके आओगे तुम्हें रोजगार मिल जाएगा बेटे। इतना भी नहीं कह सकते आप। ये भी गारंटी नहीं है क्योंकि सारे रोजगार के साधन बंद कर दिए हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं, आप मेहनत से बनाते हो। आज आप कमा कितना रहे हो? सारे पैसे जीएसटी में जा रहे हैं। महंगाई इतनी है कि आप कोई भी कारोबार करें, सामान खरीदने के लिए आपको इतना देना पड़ता है, आप कैसे मुनाफा करेंगे? ये लोग ऐसी स्कीमें लाते हैं, कभी कह देते हैं नोटबंदी, लाइन में खड़े हो जाओ, देशभक्ति दिखाओ अपनी। सबने देख ली देशभक्ति। आप सब देश की गरीब जनता लाइन में खड़े हो गए। कहां से कहां गए वो काला धन? कहां गया? आया वापस? नहीं आया। 10 साल ऐसे ही निकल गए। कोई फिजूल की स्कीम, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी कुछ। कोरोना हुआ, हमने हैजा की बात की, कोरोना हुआ, लाशें सड़क पे थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे थे, मर रहे थे। मोदी जी कहां थे? दुनिया भर घूम आए, अमेरिका गए, जापान गए, अफ्रीका गए, सब जगह गए, जहां आप नाम लो वहां पहुंच गए। लेकिन यहां सीमापुरी तो नहीं आए होंगे। सीमापुरी छोड़िए, अपने घर से निकलकर जो सामने वाली कॉलोनी है उसमें नहीं गए होंगे, उस समय भी जब देश संकट में था। आज मेरी बहनें इतनी मेहनत करती हैं, आप बाहर अगर काम करती हैं, घर आती हैं तो आपको घर भी संभालना पड़ता है। ये मत समझिए कि कोई समझ नहीं रहा है, ये बात हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा जो महंगाई और जो समाज का बोझ है वो मेरी बहनों के कंधों पर है। आप कितना भी काम करें, घर आकर और काम करेंगी, रसोई में खाना पकाएंगी, सफाई करेंगी, देखेंगी कि सब परिवार के सब सदस्य ठीक ठाक हैं। जब वो सो जाएंगे तभी आप सोएंगी। ये हर परिवार में ऐसा ही है। ये हमारा समाज ऐसा है कि हम बोझ उठाते हैं, लेकिन कौन समझ रहा है आपका बोझ, आपका दर्द? कौन समझ रहा है कि आप कुछ भी करें, किस तरह से अपने बच्चे को पालते हैं? बच्चा बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, घबराहट होती है। प्राइवेट में ले जाएंगे, इतने पैसे लगेंगे, आएंगे कहां से? सरकारी अस्पताल में लाइन में खड़े रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। त्योहार आता है, घबराहट होती है, घर में लिपाई पुताई करनी है, मेहमान आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ तो बनाना पड़ेगा, पैसे इकट्ठे करो उसके लिए। बच्चा कहता है मुझे ये इम्तिहान देना है, परीक्षा देनी है जॉब के लिए, पाठशाला में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है ठीक ढंग से, आप सोचते हो चलो ट्यूशन लगा देंगे। ट्यूशन की फीस कितनी है, उसके लिए लोन लेना पड़ता है। आप ट्यूशन पढ़ाते भी हैं, वो बेचारा परीक्षा देता भी है, फिर भी रोजगार नहीं मिलेगा। आपको लोन लेना पड़ता है, वहां अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को मुफ्त मिल रहे हैं लोन, उनके लोन माफ हो रहे हैं और आप इस खाई में डूबे हुए हैं। आपके लिए कोई मदद नहीं है, कोई सहायता नहीं है। आज आपके बच्चों की भी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। हम लोग छोटे थे तो 2-4 चॉकलेट मिलते थे, एक 5 स्टार, एक एक्लेयर, एक वो ऑरेंज वाली मिलती थी, बस। चाहे कितने भी बड़े परिवार के हो, यहाँ दुकानों में वही मिलती थी। वो 2 गुड़िया मिलती थी प्लास्टिक की और 1-2 छोटी सी गाड़ी के खिलौने, और कुछ मिलता ही नहीं था। आजकल क्या क्या नहीं मिलता है। बच्चे फोन खोलते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं सब कुछ, कहते हैं पिताजी मुझे ये 500 रुपए वाले जूते चाहिए, मुझे वो टी शर्ट चाहिए, वो नाइकी वाली टी शर्ट चाहिए, मुझे फोन दिलाओ। मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं और ये अच्छी बात है। अच्छी बात है क्योंकि तभी थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात होने के साथ साथ एक मुसीबत भी है
क्योंकि अब महंगाई इतनी है, समस्याएं इतनी है, संघर्ष इतना है कि ये चीजें दिलवाना भी मुश्किल हो गया है। अब आप जितना भी काम करें, अगर आपको बच्चे को फोन देना है, आपको भी बुरा लगता है कि मना कैसे करें, लेकिन आएगा कहां से, दोगे कहां से, जब कमा ही नहीं पा रहे हो, जब कहीं रोजगार नहीं है, कहीं आशा नहीं है, कहीं उम्मीद नहीं है। और इस बीच चुनाव में आपके सामने आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, मोदी जी आते हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। आप सोचिए, कोई शीश महल की बात कर रहा है, ठीक है, केजरीवाल जी ने अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनाया है, यही मुद्दा बन गया है बीजेपी का, ठीक है, सही मुद्दा भी है। किस पैसों से बनाया? वहां आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी जी अपने लिए राजमहल बना रहे हैं, ये भी सही है। कोविड जब चल रहा था तो 20,000 करोड़ रुपए का ये सारा जो पार्लियामेंट का सुंदरीकरण, इंडिया गेट का सुंदरीकरण चल रहा था। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई अच्छा खासा पार्लियामेंट है, अच्छा खासा इंडिया गेट है, दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, इसको सुंदर करने की क्या जरूरत है, वो भी अभी जब देश संकट में है। लेकिन उन्होंने किया। तो एक तरफ शीश महल की बात है, एक तरफ राजमहल की बात है। फिर मोदी जी मंच पे आते हैं, मैंने देखा द्वारका में भाषण दे रहे थे, कह रहे थे द्वारका को हम ऐसा बनाएंगे, दुनिया में सबसे सुंदर बन जाएगा, सब द्वारका को देखने आएंगे। वाह 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 वाह। तो 10 सालों से कहां थे मोदी जी? 10 सालों से आपकी केंद्र में सरकार थी, तो क्या 10 साल काफी नहीं थे द्वारका को सुंदर बनाने के लिए? बनाया क्यों नहीं? अब चुनाव आ रहा है इसलिए बनाने जा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। बहनों, चुनाव के 2 दिन पहले 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। 10 सालों से केंद्र में सत्ता इनकी है, तब क्यों नहीं दिया? तब आप 900, 1100, 1200 में सिलेंडर क्यों खरीद रहे थे? अब चुनाव आ रहा है तो याद आ गई आप। अब सब महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, वाह, अब सबको महिलाएं याद आ गई। और 10 सालों से जो आपकी सुरक्षा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। सोचिए, आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पे आई थी, उभरी थी, किस मुद्दे पे? महिला की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर इन्होंने शीला दीक्षित जी को जलील किया, उनके खिलाफ कैसे कैसे इल्जाम लगाए। आज क्या महिला सुरक्षित है इनकी दिल्ली में? आज बहन, आप काम के लिए जाती हो तो घबराहट नहीं होती आपको? होती है ना? आप सोचते हो कम से कम 2-2 जने चलते हैं, चलो शाम हो रही है इकट्ठे चलते हैं, अकेली नहीं जा पाओगी। तो ये परिस्थितियां हैं। मुद्दे कैसे कैसे उठा रहे हैं ये लोग। मोदी जी उस दिन कह रहे थे, मेरी मां के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। कैसा मुद्दा निकाला इन्होंने। एक बुजुर्ग महिला दूसरी बुजुर्ग महिला के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रही है, कह रही है बेचारी राष्ट्रपति जी थक गई होंगी, 1 घंटे का भाषण उनको पढ़ना पड़ा। और इन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर दी। कह रहे हैं कि अपमान किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। यार, अपमान तो आप कर रहे हैं देश की जनता का। देश की जनता जूझ रही है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई की वजह से कुछ मिल नहीं रहा है, पेंशन नहीं मिलता, सरकारी कर्मचारी परेशान है, सफाई कर्मचारी परेशान है, सब परेशान है, और तुम ये फिजूल की बातें कर रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं बहनों और भाइयों, जागना है कि नहीं जागना है? असली मुद्दों पर उतारो इन्हें, सही मुद्दों की बात करें। जितने भी नेता हैं इस मंच पे बैठे, और मैं भी इसमें शामिल हैं, हम सबको ये सबक सिखाओ कि जब तक हमारे मुद्दों पे बात नहीं होगी तब तक तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। और जागरूक बनो, जागरूक बनो, हल्के में मत लो ये बातें। यहां आए हो, बैठे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो जागरूक बनो, समझो कि इनकी राजनीति क्या है, क्या हो रहा है आज इस देश में। मैंने अडानी जी, अंबानी जी की बात की।
इससे आपका क्या असर, आप पे क्या असर हो रहा है समझ रहे हैं आप? जब देश की संपत्ति सारी 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है तो किसकी संपत्ति है? मोदी जी की है? केजरीवाल जी की है? किसकी है? आपकी संपत्ति है। आपकी संपत्ति है। कैसे? जो स्कीम्स बनती हैं आपके लिए, जो आपके लिए सरकार करती है। इंदिरा जी ने अगर ये घर बनवाए, किन पैसों से बनवाए? अपनी जेब से तो नहीं निकाले उन्होंने पैसे। और मैं अक्सर अपने नेताओं को भी कहती हूं कि ऐसे मत कहिए कि इंदिरा जी ने दिया नहीं, ये जनता का है। इंदिरा जी ने अपना कर्तव्य निभाया। इंदिरा जी समझी कि ये जनता का है, ये जनता के पैसे हैं, इनसे जनता के लिए घर बनेंगे, इनसे नालियां साफ होंगी, इनसे सड़कें बनेंगी, इनसे पार्क बनेंगे। जो नेता ये समझता है वही सही नेता है, वही असली नेता है। और इनको समझाना, याद दिलाना आपका काम है। सब नेताओं को समझना चाहिए, अगर आज केजरीवाल जी 450 करोड़ रुपए अपने प्रचार में, अपने चेहरे को चमकाने के लिए मीडिया में खर्च कर रहे हैं तो ये किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। अगर मोदी जी हजारों करोड़ों रुपए का प्रचार कर रहे हैं तो किसके पैसे से कर रहे हैं? वो तो कहते हैं ना झोला लेके चले जाएंगे। आ गया टाइम, आ गया टाइम, सही कह रहे हैं आप, आस्ते आस्ते आएगा। लेकिन उनके पैसे नहीं है जो खर्च रहे हैं प्रचार पे, ये आपके पैसे हैं। ये वही पैसे कि जब कर्मचारी कहता है मुझे पुराना पेंशन दो, सरकार कहती है पैसे नहीं है। जब किसान कहता है कि मेरे कर्ज माफ करो, सरकार कहती है कि पैसे नहीं है। जब आप कहते हैं कि मुझे बिजली 200-300 यूनिट फ्री दो, कहते सरकार के पास पैसे नहीं है। ये वही पैसे हैं जो इन फिजूल के खर्चों में जा रहे हैं। ये सारी बड़ी बड़ी होर्डिंग जो आप देखते हैं, आप जब अखबार में देखते हैं ना बड़ा इतना पन्ना, तो क्या लगता है आपको वो 10-10 रुपए का होगा? लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का एक इश्तेहार होता है एक अखबार में। अगली बार अखबार खोलोगे कितने का होता है लिलोटिया जी? कितने का होता है एक बड़ा अखबार का जो पन्ना होता है? 15 लाख रुपए से कम नहीं होता है एक अखबार का पन्ना, एक अखबार में। अब आप सोचो, मोदी जी का चेहरा इस देश के हर अखबार में हर 2 दिन निकलता है, छपता है इतना बड़ा बड़ा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन आपके पैसे जरूर खर्चते हैं। मैं तो कहती हूँ एक बड़ा इश्तिहार बना दो, ये आपके पैसों से लगाया है मैंने, हिम्मत है तो लगाए, अपने चेहरे के नीचे लिख लें, देश की जनता धन्यवाद, ये आपके पैसे मैंने खर्चे हैं। क्योंकि आपके लिए तो खर्च नहीं रहे हैं, और जहां कर सकते हैं वो आपको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। रुपया देखो किस तरह से गिर रहा है, कमजोर हो रहा है। आप ईएमआई, आपकी ईएमआई महंगी हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इन्होंने बहानेबाजी के अलावा किया क्या है? मोदी जी को मिल गए पंडित नेहरू। जो गलत है, जो ठीक नहीं है, जो कर नहीं पा रहे हैं, वो नेहरू जी की वजह से। नेहरू जी ने ऐसे किया, वैसे किया। केजरीवाल जी को मिल गए मोदी जी। अरे हम तो सत्ता में हैं लेकिन मोदी जी करने नहीं देते। तो इन दोनों को बहाना मिल गया है। अच्छा, और है एक समान, दोनों एक जैसे हैं। चेहरा चमकाना, ईमानदारी की रट लगानी, काम कुछ नहीं करना, देश की जो संपत्ति है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर और उन पर अपने प्रचार पे खर्च करना। फर्क क्या है इन दोनों में? आप देखिए, यहां जब शीला जी की सरकार थी तो कितना काम किया। यहां की सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, सिग्नेचर ब्रिज बनाया, बसों में सीएनजी डाली। आज कितना प्रदूषण है। आज बच्चे तमाम नेबुलाइजर ले रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। हमारे जमाने में स्कूल जब बंद होता था तो छुट्टी मनाते थे।
अब तो प्रदूषण की वजह से हर जैसे ही सर्दियां आती हैं स्कूल बंद। प्रदूषण इतना बढ़ गया है, सांस कोई नहीं ले पा रहा है। शीला जी ने सीएनजी की बसें लगवाई, अंडरपास बनवाए, ये जितने बड़े मॉल देख रहे हैं इनकी नींव उन्होंने डलवाई, बिजनेस के कॉम्प्लेक्स बनवाए, नया सचिवालय बनाया, नए सरकारी आवास दिलवाए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सुअर की सफाई कराई, पानी दिलवाया, कॉलोनियों का नियमितीकरण किया, देश का सर्वश्रेष्ठ मेट्रो दिल्ली में बनाया, नींव डाली। आज मोदी जी और केजरीवाल जी उसमें बैठ के मजा ले रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने बनाई किसने थी? शीला दीक्षित जी ने। तो कांग्रेस की सरकार जब थी तो आप परिवर्तन देख रहे थे, आप विकास आपको दिख रहा था, आपका जीवन बदल रहा था। उसके बाद इनकी सरकारें आई, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में केजरीवाल जी। आपने क्या देखा? सिर्फ दुख, संकट, संघर्ष देखा। जहां जहां आज भी कांग्रेस की सरकारें हैं अच्छा काम हो रहा है। मेरे कहने पे मत जाइए, आप पता करिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो कैसी सरकार चली, क्या क्या हुआ, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूं। आज हिमाचल में 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिल रहे हैं, कर्नाटक में 2000 रुपए मिल रहे हैं, झारखंड में 2500 रुपए मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा था पंजाब में देंगे, आज तक नहीं दिए। कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में 200 यूनिट बिजली आज के दिन फ्री में मिल रही है। महिलाओं की बस यात्रा पूरे प्रदेश में मुफ्त में हो रही है। कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, जहां जहां हमारी सरकार आई थी और जहां जहां है वहां किसानों का कर्ज माफ किया। तेलंगाना में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज होता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनके घर में इलाज हो रहा है, सरकार करा रही है। राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो रहा था। मैं मिली हूं ऐसे लोगों से जिनका हार्ट, जिनकी कैंसर का सारा ट्रीटमेंट मुफ्त में हुआ। मुझे खुशी हुई, मुझे गर्व हुआ कि हमारी सरकारें इतना अच्छा काम कर रही हैं, समझ गई हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। राजस्थान में पहली बार जो ओला, उबर जैसे जो काम करते हैं डिलीवरी वाले, उनके लिए एक खास बिल, एक खास विधायक लाए। तेलंगाना में 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है डिलीवरी वालों को। कर्नाटक में 4 लाख का बीमा मिलता है। गैस सिलेंडर 500 रुपए में फ्री में, 500 रुपए में तेलंगाना में मिल रहा है आज के दिन। हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराना पेंशन लागू है आज के दिन। गरीबों को घर बनाने के लिए कर्नाटका की सरकार 3.5 लाख की मदद दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 7 लाख की मदद मिल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार 5 लाख की मदद दे रही है। और यहां क्या हो रहा है? यहां आपकी गलियां मैल से भरी हुई हैं। यहां पे बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए हुए हैं। गलियों में गंदगी है, नालों में गंदगी है, चल नहीं रहा है पानी, हवा में जहर घुली हुई है। ट्रैफिक इतना है कि यहां से वहां जाना मुश्किल है, कहीं गाड़ी लग जाएगी, लोग नाराज हैं, परेशान हैं, लड़ाई करेंगे, लड़ पड़ेंगे आपसे। हर तरफ संकट है। बाहरी दिल्ली की तो ये हालत बना दी है कि कोई पूछता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और एक खेल चल रहा है इन नेताओं के बीच में, मोदी जी और केजरीवाल के बीच में। मैं अच्छा तू बुरा, मैं ईमानदार तू चोर। और इसी खेल में आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी दे रही है। किस आधार पर दे रही है? कि हम अलग अलग प्रदेशों में जहां हमारी सरकार है, हम उसको करके दिखा रहे हैं। आप खुद जानकारी लीजिए। प्यारी दीदी योजना यहाँ पे
हम देना चाहते हैं आपको। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। जीवन रक्षा योजना 25 लाख तक मुफ्त इलाज होगा, जैसे राजस्थान में कराया था। युवा उड़ान योजना, जिसमें युवाओं के लिए एक अप्रेंटिसशिप की स्कीम आएगी। 1 साल के लिए आप अपने हुनर को बनाएंगे, आपको सिखाया जाएगा, आपको जॉब में लगाया जाएगा। आपके लिए 8,500 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे। 1 साल के बाद आपका हुनर बनेगा, आप काबिल बन जाएंगे कि आप अपना कारोबार शुरू करें, अपना कोई बिजनेस करें, अपनी कोई कहीं पे नौकरी लग जाएगी आपकी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। महंगाई से मुक्ति योजना में 500 का आपको सिलेंडर मिलेगा और राशन का किट आपको मुफ्त में मिलेगा। और खास पूर्वांचलियों के लिए एक खास बजट बनेगी, जिसमें आपके लिए खास योजनाएं लाएंगे। तो ये सब हम करना चाहते हैं और हम अन्य प्रदेशों में करके दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए आई हूं। यहां आपने नाम लिया संतोष कोली जी का, आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक युवा महिला थी, संघर्ष किया, लड़ी, आपके लिए लड़ी। इसी तरह से आप इनसे सीखो और अपने लिए लड़ना सीखो। और सबसे बड़ी चीज इस लड़ाई में क्या है? आपकी जागरूकता है। इस लोकतंत्र को क्या बचाएगा? आपकी जागरूकता बचाएगी। आप मजबूत बनोगे, जानकारी लोगे, सवाल उठाओगे, प्रश्न करोगे नेताओं से, तभी ये देश मजबूत रहेगा, तभी ये देश बुलंद रहेगा। तो मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि 5 तारीख को चुनाव है, सबकी जानकारी लो, जागरूक बनो और ऐसे अपना वोट दो जिससे आपकी ही भलाई हो। लिलोटिया जी आपके लिए काम करेंगे, आपकी समस्याओं को समझते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इनके हाथ मजबूत करिए, भारी से भारी बहुमत से इनको जिताइए, कांग्रेस की सरकार दोबारा दिल्ली में लाइए, ताकि आपका भविष्य बदले, आपकी दिल्ली बदले। इस दिल्ली को, जिस पर हम सबको गर्व है, इस दिल्ली को आप बचाइए इन लोगों से, इस गलत राजनीति से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी जी की बात सुनी आपने, समझ में आया कि हम आपको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, हम आपको ताकत देना चाहते हैं, और खास तौर पे महिलाओं को। आज जो ये चुनाव का बिगुल है, प्रियंका गांधी जी ने आकर सीमापुरी में कांग्रेस पार्टी की जीत पर मोहर लगा दी है। आओ मिलकर आवाज दें, आवाज दो, आवाज दो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी बटन दबेगा, बटन दबेगा। हम संविधान रक्षक हैं और आखिरी सांस तक संविधान की रक्षा करेंगे। हम अमित शाह, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल से डरने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जगत सिंह जी 7 वाली विधानसभा से हैं, शादरा से। जो शादरा में अपना वोट डाल रहा है वो इनके हाथ मजबूत करिए आप जरूर। ये भी आपके लिए ईमानदारी से काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे।